आज हम बात कर रहे हैं अपने इतिहास की, जिसकी कहानी हम अक्सर किताबों की गहराई में जाकर ही झांक पाते हैं। इतिहास को जानने के लिए हमें उसकी गहराई में जाना पड़ता है, तभी तो हम उस सच को आज जिंदा महसूस कर सकते हैं, जो कितनों सौ वर्षों की कहानी है। जब आप अपने इतिहास को जानते हैं तो ढेर सारे गम, साथ हमारी बड़ी बड़ी कुर्बानी, हमारे अपनों के खून नजर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज इतिहास के इतने अंदर क्यों घुस रहे हैं, आखिर क्या आपको बताना चाहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जिस इंडियन की बात मैं बताने वाला हूँ वो शायद ही पहले कभी आपने उनका नाम सुना हो। वो हमारे बीच ऐसी कुर्बानी देने वाले में से एक है जो अक्सर किताबों पे पड़ी धूल के कारण दिखाई नहीं देते। आज हमने उन धूलों को साफ किया है और अपने वीर गाथा में इन महापुरुषों की कहानी आपको बता रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ सी शंकरन नायर के बारे में। आप लोगों को पता होगा 13 अप्रैल 1990 का जालियांवाला बाग हत्याकांड जो रूह कपा देती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हम जैसे कई जनरेशन के बाद भी पैदा हुए लोगों के दिलों से गुजरती है। शंकरन नायर जो उस समय के वायसराय के एकमात्र इंडियन मेंबर थे, जिन्होंने इस इंसिडेंट के बाद अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और यही फैसला उन्हें हमारे आजादी के आंदोलन में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। उस समय के इंग्लिश जर्नलिस्ट जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टर समर्थक थे, उनको भी इस नरसंहार के बारे में लिखने के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें वार्निंग दी जाती है वो इस मामले से दूर रहे। और इस सब को देखते हुए सर चतुर शंकरन नायर ने उनकी हेल्प की बाहर निकालने में, और जब उन्होंने बाहर आके इस हत्याकांड को बताया तो शंकरन नायर भयभीत हो गए और उन्होंने विरोध में अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन के बाद तत्काल सुधार हुए, और आज जिन्हें हम हल्के में ले रहे हैं वो असलियत में एक शानदार जीवन के धनी व्यक्ति थे, और उन्होंने भारत को एक संवैधानिक स्वतंत्रता के पथ पर स्ट्रांगली बिल्ड किया था। ईयर 2021 में मूवी डायरेक्टर करण जौहर ने अनाउंस किया कि वह नायर के जीवन और मिकेल फ्रांसिस ओ डायर के खिलाफ लड़े हुए कुख्यात अदालती मामले से प्रेरित एक मूवी बनाएंगे, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और हमले के प्रमुख योजनाकारों में से एक माने जाते हैं। आज वो मूवी बन के तैयार है, जल्द ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। यही कारण है कि मैं आपको नायर साहब के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि ये फिल्म नायर के परपोते रघु पालत और उनकी पत्नी पुष्पा पलाद द्वारा लिखी गई बुक द केस दैट शुक द एम्पायर पे बेस्ड है। शंकरन नायर का जन्म 1957 में मालाबार चित्तूर के मनकारा गांव में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा पहले घर पर शुरू हुई और बाद में उनके गांव के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई। ईयर 1970 के एंड में नायर ने मद्रास कॉलेज से डिग्री हासिल की और मद्रास हाई कोर्ट से अपना कैरियर शुरू किया। ईयर 1890 में उन्होंने मद्रास विधान परिषद में चुना गया और वे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। ईयर 1897 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और ईयर 1907 में मद्रास सरकार के फर्स्ट इंडियन हाई कोर्ट एडवोकेट बने, और सेम ईयर ही अपनी सूझबूझ से मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में शंकरन नायर को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है महात्मा गांधी। शंकरन नायर महात्मा गांधी के विचारधारा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और अपने समय में नायर ने अपनी राजनीति रुतबा का इस्तेमाल कर बाल विवाह, जाति प्रथा और छोटी जाति के लिए प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की। नायर महिलाओं की इक्वलिटी के भी कट्टर सपोर्टर थे। उन्होंने 1919 के सुधार अधिनियम में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके तहत निर्वाचित मंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य और अस्थायी सुशासन जैसे सब्जेक्ट पे भी फोकस किया। और इसी बीच पंजाब और भारत में जालियांवाला बाग की घटना के बाद घटनाओं से जूझ रहा था। पंजाब में प्रेस की आजादी पर इस तरह अंकुश लगाया गया कि राजनीतिक सत्ता के सबसे शिखर पोस्ट पे होने के बावजूद नायर को अमृतसर की घटनाओं के बारे में पता ही नहीं चला। घटनाओं की रिपोर्टिंग से लेकर घायल की संख्या तक कई प्रूफ और नंबर्स अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया, ताकि इंसिडेंट का असली वजूद आम पब्लिक तक नहीं पहुंचे। लेकिन जब ये न्यूज लोगों तक पहुंची और शंकरन नायर तक पहुंची तो वो भड़क गए। अपने रिजाइन देने के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा, हर दिन मुझे व्यक्तिगत रूप से और लेटरों के माध्यम से नरसंहार के सबसे भयावह विवरण और मार्शल लॉ प्रशासन के बारे में शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने कहा यदि किसी देश पर हुकूमत करना है तो जरूरी है कि इनोसेंट लोगों का कत्लेआम किया जाए, और कोई भी नागरिक अधिकारी किसी भी समय सेना को बुला सकता है और दोनों मिलकर जालियांवाला बाग की तरह लोगों को कत्लेआम कर सकते हैं।
वो देश रहने लायक नहीं है। उसी समय उन्होंने बताया कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने पंजाब में जो कुछ किया जा रहा था उसका सपोर्ट किया था। द केस दैट शुक द एम्पायर से ऑथर ने याद दिलाया कि जेम्स फोर्ड ने पंजाब में भारतीयों के साथ डायर के बिहेवियर को बहुत सही और किसी भी तरह गलत नहीं माना, और इस परिस्थिति में कोई गलती ना होने के कारण डायर को ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए जो अपराध के दायरे से बाहर हो। नायर साहब ने इंसिडेंट को याद कराते हुए कहा कि ये मेरे लिए शॉकिंग था। पहले तो नायर ने एनी विसेंट के कहने पर अपने रिजाइन को पोस्टपोन कर दिया। एनी विसेंट मोतीलाल नेहरू और चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज नायर के अच्छे दोस्त थे, जो गांधी के पादरी और फ्रेंड थे, उन लोगों में से जिन्होंने उन्हें रिजाइन करने से मना कर दिया था। नायर साहब को उम्मीद थी कि वो अपने पोस्ट का यूज भारत के हित में करेंगे, लेकिन आखिरकार हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। नायर ने उसी ईयर जुलाई में अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया, और जब वो मद्रास लौटते उनका स्वागत प्यार और प्रशंसा, जयकार, दावतों और पटाखों से फोड़ कर किया गया। नरसंहार की विवादित रिपोर्टों के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों की भूमिका की जांच की मांग की और नायर से रिक्वेस्ट किया कि इस इंसिडेंट की इंक्वायरी के लिए लंदन जाए। नायर ने लिखा, मैंने कमिटमेंट किया था, अगर मैं इससे पॉसिबल बना पाया तो भारत में फिर कभी जालियांवाला बाग नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश सरकार डायर की निंदा करे और अपनी बुक गांधी एंड एनार्की में नरसंहार में मिकेल ओ डायर की कड़ी निंदा की, और साथ ही उन्होंने गांधी के असहयोग विचारों का भी विरोध किया। जालियांवाला बाग में ओ डायर का रोल एक्सपोज करने के लिए ओ डायर से माफी मांगने से इनकार करने के लिए नायर पर मुकदमा दायर कर उन्हें अदालत में घसीटा गया। लंदन में किंग्स बेंच की अदालत में अंग्रेज जज और जूरी के समक्ष उन पे मुकदमा चलाया गया और द वायर द्वारा रिपोर्ट की गई, और फिर उनके मामले को पूरी दुनिया ने देखा, जिससे जालियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर किए गए अत्याचारों को लास्टली मीडिया के सामने लाया गया, और ये मामला 5 वीक तक चला, और उस समय ये अदालत के इतिहास में सबसे लंबा था। अदालत में सभी अंग्रेज पैनल के फेवर के कारण रिजल्ट ओ डायर के फेवर में आए, और जूरी के सभी मेंबर ने नायर के सपोर्ट में वोट किया। हालांकि सबके सपोर्ट से फैसला ना होने पर कोर्ट नायर को नए सिरे से सुनाई का ऑप्शन दिया। नायर ने तुरंत इनकार कर दिया। उनका मानना था कि बाहर अलग अलग अंग्रेजी दुकानदार शायद ही उन्हें अलग फैसला देंगे। इसके बाद उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, माफी मांगो और दूसरा 7500 पाउंड की रकम दे। नायर साहब ने दूसरा ऑप्शन बेटर समझा और केस नहीं जीते, लेकिन उनके विरोध के कारण तुरंत ही प्रेस सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। उसके बाद मार्शल लॉ को 15 दिनों से भी कम समय में खत्म कर दिया गया। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मोंटेगो ने एक बार नायर को असंभव व्यक्ति समझा था, लेकिन उनकी ईमानदारी ने अंग्रेज को याद दिलाया कि वकील का किसी भी अन्य भारतीयों की तुलना में अधिक प्रभाव था। शायद यही कारण था कि भले ही नायर गांधी जी के बारे में अपने विचारों के कारण कांग्रेस से अलग हो गए, उनके आंदोलन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और हमें एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोलने का मौका दिया, और हम चाहेंगे कि आप केसरी चैप्टर 2 देखें और अपने बच्चे को भी दिखाएं और अपने देश को गौरवान्वित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।